हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की कहानी है विलासिनी। ज़िंदगी में ऊंचाइयां हासिल करने के लिए महत्वाकांक्षी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यही महत्वाकांक्षा यदि अति में बदल जाए तो फिर पतन का कारण भी बन जाती है। मज़े की बात तो यह है कि बहुत से व्यक्ति इस अति की महीन रेखा को पहचान ही नहीं पाते। शालिनी भी कहाँ पहचान पाई थी इस विभाजन रेखा को। बचपन से ही आसमान में उड़ने के सपने देखने वाली शालिनी ने कभी जमीन पर पाँव रखने का सोचा भी नहीं था। आखिर उसके घर परिवार में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। पिता सरकारी कर्मचारी और माँ गृहिणी थी। एक बड़ा भाई और फिर शालिनी। सबसे छोटी होने के नाते स्वाभाविक रूप से अति नहीं की अधिकारिणी थी। बरसात चाहे प्रेम की ही क्यों ना हो, यदि टूट कर बरसे तो फिर छत हो या छाता क्षतिग्रस्त कर ही देती है। शालिनी भी परिवार के प्रेम की धारा में बहती एक तरह से मनमोजी झरना हुई जा रही थी। चांद छूने को उतावली लड़की को साधारण वस्तुएं तो कभी रास ही नहीं आई। बचपन में जब पिता को अपने वरिष्ठ अधिकारी के सामने झुकते देखती तो अपने आप को बड़ा अधिकारी बनते देखने की उसकी लालसा और भी अधिक जोर मारने लगती थी। स्कूल पहुंची तो अन्य अध्यापकों के मुकाबले प्रधानाध्यापक का रुतबा उसे अधिक आकर्षित करता। इसी तरह की अनुभूति उसे कॉलेज में प्रिंसिपल और उसके बाद यूनिवर्सिटी में कुलपति को देखकर होती थी। यही वे पल होते थे जो उसे सपनों को हकीकत में बदलने के लिए उकसाते थे। यही वे लम्हे होते थे जो उसकी महत्वाकांक्षाओं को पोषित करते थे। यही वो समय होता था जो उसे अपने साधारण से व्यक्तित्व को असाधारण में परिवर्तित करने की तरफ धकेलता था। शालिनी जानती थी कि अधिक ऊंची उड़ान भरने के लिए पंखों को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। वह भी कर रही थी। पढ़ाई लिखाई का लक्ष्य पूरा होने के बाद अब वह विभिन्न तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में जुट गई। पिता अपनी सोच की सीमा के अनुरूप बेटी को राह दिखाने लगे, लेकिन शालिनी को उनके सुझाए गए क्लर्क, अध्यापक और इसी तरह के तृतीय श्रेणी के जॉब बिल्कुल नहीं सुहाते थे। उसके सपनों में तो बड़ी सी सरकारी गाड़ी, आगे पीछे घूमते मातहत, सलाम ठोकते अर्दली और चारों ओर हरे भरे लॉन से घिरा गेट पर दुनाली लिए खड़ा चौकीदार वाला बंगला दस्तक देते थे। शालिनी ने राजपत्रित अधिकारी की पोस्ट के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन जितना मीठा चाहिए शक्कर भी उसी अनुपात में डालनी पड़ती है। एक तो उच्च स्तर पर पदों की सीमित संख्या, दूसरे प्रतिभागियों की बेपनाह भीड़, ऊपर से विभिन्न तरह के आरक्षण। हर बार शालिनी की डोंगी तट पर चलते लगते ही रह जाती। अपनी बची खुची हिम्मत समेटकर शालिनी फिर से डोंगी को संवारती, लेकिन अंततः उसका हर्ष भी यही होता। 4 साल के कठिन प्रयासों के बाद भी जब शालिनी को वांछित सफलता नहीं मिली तो वह थकने लगी। हार कर उसने शादी करने के पिता के प्रस्ताव के आगे हथियार डालना तय कर दिया। तभी अचानक एक विचार उसके दिमाग में कौंधा। मैं बड़ी अफसर नहीं बन सकी तो क्या हुआ, किसी बड़े अधिकारी की पत्नी भी तो बना जा सकता है। उस स्थिति में भी रॉब में तो किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। अलबत्ता नौकरी वाले दिन भर के काम और माथापच्ची से ज़रूर निजात मिली रहेगी। अपनी तो बस ऐश ही ऐश होगी। यह ख्याल दिमाग में आते ही उसने घर में ऐलान कर दिया कि वह शादी किसी बड़े अधिकारी से ही करेगी।
चाहे लड़का तलाश करने में 2 के 4 साल लग जाए। बेटी की घोषणा सुनकर पिता ने अपनी हैसियत का अनुमान लगाया और माँ ने अपनी तिजोरी और बैंक खाता खंगाला। भाई ने भी इकलौती बहन के लिए हर संभव मदद की पेशकश की तो पिता को कुछ राहत मिली और इस तरह उनकी तलाश विजय पर जाकर खत्म हुई। विद्युत विभाग में सहायक अभियंता विजय की हालांकि तनख्वाह तो अधिक नहीं थी, लेकिन जो सुविधाएं शालिनी अपने लिए चाह रही थी वे सब विजय को हासिल थी। कुल मिलाकर शालिनी ने सीधे सीधे विजय को आसमान तक जाने वाली सीढ़ी के रूप में चुना। विजय शालिनी को पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश हुआ। शालिनी के पिता को भी अपनी खोज पर गर्व था। विजय की पोस्टिंग एक छोटे कस्बे में थी। छोटी जगह होने की वजह से वहाँ विजय का अच्छा खासा रुतबा था। सड़क पर निकलता तो कई लोग नमस्कार करते थे। अनगिनत सलाम कबूल करती शालिनी का माथा भी दर्प से 2 इंच अधिक तन जाता था। कुछ दिन तो शालिनी को पति के पद और पावर का नशा चढ़ा रहा, लेकिन जल्दी ही वह वहाँ की जीवन शैली से ऊब गई। न सिनेमा, न मॉल, न दोस्त, न पार्टी, जिंदगी में कोई थ्रिल ही नहीं। उधर विजय भी अपने काम में बहुत बिजी रहता। ऐसे में शालिनी का मन वहाँ से उखड़ने लगा। उसने विजय से विभाग मुख्यालय में ट्रांसफ़र कराने की जिद की। विजय ने बहुत समझाया कि जनता से जुड़े विभागों में ट्रांसफ़र इतना आसान नहीं होता। बहुत बड़ी सिफारिश लगवानी पड़ती है। तबादला होने के बाद भी वहाँ टिके रहने की कोई गारंटी नहीं होती। कोई आपसे भी बड़ी सिफारिश ले आएगा तो आपको उठकर वह कहीं दूर फेंक दिया जाएगा। लेकिन शालिनी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। जिद पर आई स्त्री कभी मानी है भला? आखिर पत्नी की जीत हुई और तोड़-फोड़ के साथ कुछ चेक और कुछ जैक का जुगाड़ बनाकर विजय अपना ट्रांसफ़र कराने में सफल हो ही गया। मुख्यालय तो अधिकारियों का अथाह सागर होता है, जहाँ विभाग का प्रबंधन निदेशक बैठता हो। वहाँ भला एक सहायक अभियंता की पूछ कितनी हो सकती है। छोटे शहर की तरह यहाँ तो सहायक अभियंता को कोई पहचानता तक नहीं। विजय से ऊंचे कद वाले अनेक अधिकारी होने के कारण ना तो विजय को सरकारी गाड़ी मिली और ना ही सरकारी आवास। लोगों से सीधे जुड़ाव ना होने के कारण उपभोक्ता भी नमस्कार नहीं कर सकते। विजय को भले ही यहाँ का माहौल रास ना आया हो, लेकिन शालिनी यहाँ आकर खुश थी। बहुत जल्दी उसने अपने आसपास की महिलाओं से दोस्ती कर ली और मेट्रो लाइफ को एंजॉय करने लगी। कभी किटी पार्टी तो कभी पिकनिक, कभी फिल्म तो कभी शॉपिंग। शालिनी पति की तनख्वाह मज़े से उड़ा रही थी। इधर जब सैलरी खर्च होने के बाद धीरे धीरे बैंक से बचत की रकम भी लगातार कम होने लगी तो विजय ने उसे अपने खर्च सीमित करने की नसीहत दी। हाथ में तंगी आते ही शालिनी को कस्बे की ज़िंदगी याद आने लगी। वहाँ लोग इज्जत तो करते ही थे, विजय को अच्छी खासी ऊपरी कमाई भी हो जाती थी। लोग अपने खेत बाड़ियों से कभी ताज़ा सब्जी तो कभी फल आदि खुशी खुशी घर पहुँचा देते थे। यहाँ तो पाव धनिया भी खुद की जेब से खरीदना पड़ता है। शालिनी परेशान रहने लगी। उन्हीं दिनों आयशा उनकी कॉलोनी में रहने आई। आयशा खुद एक सरकारी अधिकारी है और शालिनी के घर के सामने वाला मकान उसने किराए पर लिया है। विजय को ऑफिस के लिए विदा करती शालिनी आयशा के घर के बाहर खड़ी लाल पट्टी लगी सरकारी गाड़ी को देखकर ठिठक जाती है। वह तब तक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर खड़ी रहती है जब तक कॉटन की कलफ लगी साड़ी का पल्लू संभालती मोबाइल पर बात करती आयशा गाड़ी में बैठ नहीं जाती। ड्राइवर के हाथ में थमा उसका लंच बॉक्स और पानी की बोतल शालिनी को एक अलग ही तिलिस्मी दुनिया में ले जाते हैं। शालिनी की आंखें सम्मोहित सी गाड़ी का आंखों से ओझल होने तक उसका पीछा करती है। इस महीने की किटी पार्टी शिवानी के घर पर थी।
शिवानी सबको एक खास मेहमान से मिलाना चाहती थी। उस मेहमान के रूप में आयशा को देखकर शालिनी की बाँछें खिल गई। अपने बिजी समय में से कुछ मिनट निकालकर आयशा ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया था। शालिनी उसके व्यक्तित्व से तो पहले ही सम्मोहित थी, आज उसकी व्यवहार कुशलता की भी कायल हो गई। अभी औपचारिक परिचय ही हुआ था कि जरूरी फ़ोन आने पर फिल्म मिलने और आवश्यकता पड़ने पर मदद का आश्वासन देती आयशा चली गई। उसके जाते ही पार्टी में एक सन्नाटा सा पसर गया। भाई मज़े हैं इनके भी, हमारे पिया घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। मिसेस शर्मा ने चुप्पी तोड़ी तो शिवानी हंस पड़ी। मैं कुछ समझी नहीं, क्या इनके पति कहीं बाहर रहते हैं? शालिनी ने पूछा। हाँ, बाहर ही समझो, घर से ही नहीं, जिंदगी से भी बाहर ही है, कहती हुई मानसी ने व्यंग से होठ तिरछे किए। शालिनी अभी भी उनकी बातचीत का सिरा नहीं पकड़ पाई थी। उसने आंखों ही आंखों से अगला प्रश्न किया। अरे ये तलाकशुदा है। मेरे ये भी कह रहे थे कि मैडम को सरकारी कोटे में ये कुर्सी मिली है। भाई ऐसी नौकरी मिल जाए तो तलाक भी बुरा नहीं है। रीता के इतना कहते ही एक जोरदार ठहाका हॉल में गूंज गया और पार्टी फिर से अपनी रंगत में आ गई। घर लौटने के बाद भी शालिनी के दिमाग में आयशा ही घूमती रही। वह रह रहकर अपने लिए भी वैसी ही जिंदगी की कल्पना करने लगी, लेकिन उसके लिए आयशा बनना इतना आसान नहीं था। विजय तो मुझे बहुत चाहते हैं, किस आधार पर तलाक की मांग करूं? यो भी हमारे समाज में तलाक को अच्छा नहीं समझा जाता। मम्मी पापा भी मुझे ये कदम नहीं उठाने देंगे। आजकल कुछ इसी तरह की उधेड़-बुन में शालिनी उलझी हुई थी, लेकिन इतना तो वह समझ ही गई थी कि तलाक के अतिरिक्त कोई दूसरी राह उसे कुर्सी तक नहीं ले जा सकती। उसकी झुंझलाहट अब उसके व्यवहार में झलकने लगी थी। शालिनी बात बात में पति को जली कटी सुनाने लगी तो विजय का गुस्सा भी फटने लगा। देखते ही देखते घर की शांति बीते दिनों की बात हो गई। अब ना वहाँ खिलखिलाहटें थी और ना ही शरारतें। दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने दे रहे थे। इसी की अगली कड़ी में एक दिन बात इतनी बिगड़ गई कि विजय का हाथ उठ गया। शालिनी भी कहाँ कम थी, एक की उधारी दो से चुकाई। बढ़ते बढ़ते बात यहाँ तक आ पहुँची कि शालिनी अपना सूटकेस उठाकर मायके आ गई। ससुराल और मायका दोनों पक्षों की तरफ से कुछ दिन समझाइश भी चली, लेकिन शालिनी को तो कुछ समझना ही नहीं था। एक दिन मम्मी पापा के लाख विरोध के बावजूद उसने विजय को तलाक का लीगल नोटिस भिजवा दिया। 2 साल लगे और आपसी रजामंदी से आखिर शालिनी को तलाक मिल गया। यह डिग्री उसके लिए जैसे आने वाले सुनहरे कल की चाबी थी। शालिनी कुछ दिन तो अनमनी सी रही, अपने अलगाव का मातम मनाने का दिखावा भी किया, लेकिन जल्दी ही वापस अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आई। उन्हीं दिनों राज्य प्रशासनिक सेवाओं की भर्ती निकली। शालिनी ऐसे ही किसी अफसर की तलाश में थी। उसने अप्लाई कर दिया। शालिनी अपने चयन को लेकर निश्चिंत थी। वह जानती थी कि विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदाओं को मिलने वाले सरकारी आरक्षण की सीढ़ी के सहारे ज़रा सी अतिरिक्त मेहनत उसे ज़िंदगी के उस मुकाम पर पहुंचा देगी जिसके वह सपने देखती आई है। अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए उसने एक कोचिंग संस्थान में भी प्रवेश ले लिया। कई बार जब आत्मविश्वास आत्ममुग्धता में बदल जाता है तो व्यक्ति को चारों खाने चित भी कर देते। शालिनी के साथ भी यही हुआ। कोटे की चाशनी में लिपटी प्रतियोगिता की पहली कड़वी खुराक जब उसे मिली तो सफलता का जायका बेस्वाद हो गया। शालिनी यह परीक्षा पास नहीं कर सकी। अगली भर्ती के लिए उसे 2 साल और इंतज़ार करना पड़ा।
इस बार वह थोड़ी संजीदा हुई क्योंकि भाई भाभी के प्रेम में वह पहले से गर्माहट अब नदारद थी। माँ तो सदा उसे ही दोष देती रही थी। इस बार प्रतियोगिता की प्री परीक्षा उसने पास कर ली। मुख्य परीक्षा लगभग साल भर बाद आयोजित हुई। इस तरह की भर्तियों में देरी होना स्वाभाविक सी बात होती है क्योंकि भर्ती प्रक्रिया को कई चरणों से गुजरना होता है। मुख्य परीक्षा प्राथमिक की तुलना में कहीं अधिक कठिन थी। मेहनत अधिक ही मांग रही थी। शालिनी कर भी रही थी, लेकिन सभी प्रयासों के बावजूद वह इस बार मुख्य परीक्षा में पास नहीं हो सकी। पहली बार उसे कुछ निराशा हुई। जहाँ से चली थी वही वापस आ गई। फिर से 2 साल का इंतज़ार और शून्य से शुरुआत। शालिनी पर हताशा हावी होने लगी। इस बार किसी तरह प्राथमिक और मुख्य परीक्षा पास की तो शालिनी के सपनों की सूखी घास फिर से हरी होने लगी। इधर साक्षात्कार की तिथि घोषित हुई और उधर भर्ती से जुड़े दल सक्रिय हो गए। कुछ ने शालिनी से भी संपर्क किया, लेकिन शालिनी में अब आत्मविश्वास वापस जगह बना चुका था। शालिनी ने साक्षात्कार दिया और परिणाम की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच किसी असंतुष्ट प्रतिभागी ने मुख्य परीक्षा के परिणामों पर न्यायालय में रिट लगा दी और स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। इसके साथ ही परीक्षा के नतीजों पर रोक लग गई। साल भर तक सुनवाई चलती रही। आखिर किसी तरह नतीजे घोषित हुए। उत्साह से भरी शालिनी ने परिणाम देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट खंगाली, लेकिन उसे अपना रोल नंबर कहीं भी नहीं दिखा। शालिनी के होश उड़ गए। इस तरह बढ़ती उम्र, सामाजिक प्रताड़ना और घर वालों की व्यंग्यात्मक निगाहें, तो दूसरी तरफ इंच इंच दूर सरकती कुर्सी। शालिनी की निराशा हताशा में होती हुई अब अवसाद में बदलने लगी थी। उफ, अब फिर वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं जिसे आसान सीढ़ी समझ रही थी, उस पर होकर मंजिल तक पहुंचने वालों की कतार भी कोई कम छोटी नहीं है। यहाँ भी बहुत प्रतिस्पर्धा है। शालिनी धीरे धीरे जिंदगी की सच्चाई से वाकिफ हो रही थी। शालिनी को विजय से अलग हुए लगभग 10 साल हो गए। इस बीच पिता भी ये दुनिया छोड़कर अनंत यात्रा पर निकल गए। माँ पूरी तरह से भाई पर आश्रित हो गई। भाई घर का मुखिया भी बन गया था। भाभी भी यदा कथा सुनाते हुए शालिनी को बोझ करार देने लगी। शालिनी की स्थिति त्रिशंकु सी होने लगी। अब अधिक समय नहीं है। या तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ या भाभी की गुलामी स्वीकार कर लो। पति के पास लौटने का रास्ता तो अब शायद ही खुले। कुछ इसी तरह के विचार इन दिनों शालिनी के मन मस्तिष्क में उमड़ने लगे थे। अखबार में बैंक क्लर्क की भर्ती का विज्ञापन देखा तो बिना अधिक विचार किए शालिनी ने फॉर्म भर दिया। कोचिंग की मदद भी ली और दिन रात मेहनत भी की। इस बार शायद समय उसके पक्ष में था। शालिनी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। माँ ने अपनी खुशी जाहिर की, वहीं भाभी ताना देने से बाज नहीं आई। 9 दिन चले अढ़ाई कोस कहकर उसने मुंह सिकोड़ लिया। शालिनी भी अपने आप को बेहद पराजित सी महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था मानो किसी ने उसकी थाली में बासी भोजन परोस दिया हो और भूख की अधिकता के कारण ये भोजन करना उसकी मजबूरी बन गया हो। कहते हैं कि नियति जब बदला लेने पर उतारू हो जाती है, तब व्यक्ति को हर एक कोण से आईना दिखाती है। अभी शालिनी सामान्य हो भी नहीं पाई थी कि एक वज्रपात और हुआ। कल शाम जब भाई ने घर में घुसते ही उसकी तरफ हिकारत से देखते हुए कहा, विजय का प्रमोशन हो गया, इसी शहर में अधीक्षण अभियंता बनकर आया है। क्या ठाठ है बंदे के। विभाग की कॉलोनी में सबसे शानदार बंगला उसी का है। रिश्ता बना रहता तो आज 4 लोगों में अपनी भी इज्जत होती, लेकिन फूटी किस्मत का कोई क्या करे। माँ भाभी ने भी शालिनी को कोसते हुए अपनी नाराज़गी जाहिर की। शालिनी अपने आप को उस दोराहे पर खड़ा हुआ महसूस कर रही थी जिसकी हरी भरी पगडंडी को वह न केवल छोड़ आई थी, बल्कि उस तरफ लौटने की राह पर भी उसने गहरी खाई खोद डाली थी। अब सिर्फ और सिर्फ कांटों वाले रास्ते पर चलना ही
उसकी नियति थी। कौन जाने इस सहरा में आगे कोई फूल मिलेगा भी या नहीं। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय माता दी।